स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एंड ऑफ कंफ्यूजन का एक नया सेशन लेके स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के डाउट्स क्लियर करने के लिए। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जिसको आप कथन और तर्क कह सकते हैं। जी हाँ, कथन और तर्क। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है आपके साथ कि आप तर्क को, आर्ग्यूमेंट को हमेशा ये समझते हैं कि ये स्टेटमेंट के खिलाफ कही हुई बात है, या लड़ाई झगड़े से इसको जोड़ते हैं कि हमने किसी के अगेंस्ट में कुछ कह दिया, वो आर्ग्यूमेंट है, वो तर्क है। तो यहाँ उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिससे ये डाउट्स और कंफ्यूजन्स आपके दूर किए जा सके। इसी के साथ हम कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट के भी आगे आने वाले सेशंस में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आजकल जो देखा जा रहा है वो यही है कि पूर्व धारणा हो, तर्क हो, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही हो, सब साथ में ही पूछी जाती हैं। पर आप इन सारे सेशंस को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आप जब इनको एक एक करके देखेंगे तो बारीकी से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और उसके बाद ही फिर उस प्रश्न तक हम पहुंच पाएंगे जिसको हमें एग्जाम में हल करना है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारे महिंद्रा के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इस ऐप के डाउनलोड करने से आपको कई सारे अपडेशंस और वीडियोस, जी हाँ, घर बैठे आसानी से अवेल करने में आसानी होगी। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन, जिसका हम आपको हर वीडियो में ध्यान दिलाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए सिर्फ आपको इस सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करना है और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाना है, क्योंकि अब तक अगर आप सब्सक्राइब व्यूअर नहीं बने हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ है आपके लिए जिसको आप सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद ही पा सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़े और देखें कि सबसे पहले हमें जानना क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इस विषय में, विषय स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क, इस विषय में प्रश्नों में किस प्रकार के कथन प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कथन में एक्चुअली बेस क्या होता है, क्या होता है हमारा कथन, जिस पे हमें आगे तर्क निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में और हमारे सामने यही है कि कथन में प्रयोग किए जाने वाले विषय एक्चुअली है क्या। तो वो होता है मुद्दा। अब जब ये मुद्दा शब्द सामने आता है तो दिमाग में कई सारी बातें आती हैं, कई सारे सुझाव आते हैं, कई सारी ओपिनियन आती है, कई सारी राय आती हैं हमारे दिमाग में कि क्या, कैसे और क्या हम कर सकते हैं। तो यही कहीं ना कहीं तो मुद्दा का बेस बनाता है कि मुद्दा होता क्या है, मुद्दा क्या है। तो वो कोई भी बात जिस पर हम अपनी राय, अपने दृष्टिकोण प्रकट कर सकें। जी हाँ, अब यहाँ तर्क का, आर्ग्यूमेंट का सेंस थोड़ा बहुत सामने आता है कि हमारी राय और दृष्टिकोण तर्क है, ना कि किसी बात के खिलाफ में कुछ कहना तर्क है। हमारी राय है, हमारा दृष्टिकोण है, उसको प्रकट करना, वही तो आपके मुद्दा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी स्थिति जहां पे हम अपनी राय और दृष्टिकोण रखें, वो कहलाएगा आपका मुद्दा। अब दृष्टिकोण की अगर हम बात कर रहे हैं तो दृष्टिकोण क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि दृष्टिकोण प्रकट तो करेंगे, पर प्रकट तब करेंगे जब हमें इसका अर्थ पता हो कि दृष्टिकोण होता क्या है। तो दृष्टिकोण दो प्रकार से होते हैं, हमारे हैं, पर्सनल है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण है, सकारात्मक और नकारात्मक। मतलब एक सही रास्ते की तरफ ले जाता हुआ और एक, जी गलत नहीं, लेकिन एक उस रास्ते की तरफ जिसको हम सही नहीं कह सकते। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा और एक हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो दृष्टिकोण के ये दो प्रकार हो गए हमारे। अब सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होंगे जब हम ये कह सकें कि हम किसी भी बात के समर्थन में हैं, या हम किसी बात के पीछे बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाएंगे। वहीं अगर हम नकारात्मक की बात करें तो नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे वो जो हमें समर्थन ना करने दें, या हम ये कहें कि किसी के हम समर्थन में नहीं हैं, हम असमर्थ हैं किसी भी बात के पीछे, तब वहां पे जो दृष्टिकोण आता है वो हो जाता है हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम किसी कंडीशन, स्थिति में हाँ में हाँ की जगह अपनी एक राय, अपना एक नया दृष्टिकोण सामने रखें जो उस बात के खिलाफ
कहा जा सकता है, क्योंकि हम असमर्थन दे रहे हैं। तो बिल्कुल जहां पे हम समर्थन ना देंगे, ऐसी स्थिति में उस दृष्टिकोण को नकारात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अब आगे अगर हम बात करें तो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिनको आप अगर ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, तो प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे बात वही आ जाती है कि कैसे हम किसी तर्क को कैसे हम चुन लें, प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे उनका चुनाव करें। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। सबसे पहला, तर्क कभी भी सही या गलत नहीं होते, वो सिर्फ सशक्त या असशक्त होते हैं। मतलब आपको कभी भी किसी भी तर्क को देख के ये नहीं कहना कि ये सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं। हम उसके सशक्त या असशक्त होने की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसकी ठोसता की बात कर रहे हैं कि वो कमजोर तो नहीं है। तो यहां आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी तर्क कभी सही या गलत नहीं होता, वो सिर्फ सशक्त होता है या असशक्त होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, हमें अपनी एक धारणा बनानी है जिसको हम आम तौर पर अपना सके। आम तौर पर अपना सके मतलब आपने एक धारणा बना ली, पर अब वो धारणा दूसरे किसी के मतलब की नहीं है, या ये बोला जाए आपकी वो धारणा वो सिर्फ आपके लिए है, केवल आप ही के लिए है। तो क्या उस धारणा का कोई महत्व है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें एक धारणा बनानी है, लेकिन उसे आम तौर पर अपना सके, ऐसी धारणा तर्कों में हमें इस्तेमाल या प्रयोग करनी है। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो बहुमत, जो हर जगह बहुमत एक बात आ जाती है कि बहुमत अगर है तो बस बात वहीं खत्म या बात वहीं पूरी। तो बहुमत ही एक तर्क को सशक्त या असशक्त बनाता है। मतलब सीधा है, हमने एक तर्क सामने रखा, अगर उस तर्क के पीछे या उस तर्क में हमें सहमति या समर्थन मिल रहा है तो हमारा तर्क सशक्त है, और अगर उस तर्क में हमें सहमति नहीं मिल रही, कुछ लोग असहमत है, समर्थन नहीं दे पा रहे, तो ऐसा तर्क हमारा असशक्त कहलाएगा। तो बस ये कैसे होगा? जब बहुमत की गिनती होगी। बस तो बहुमत ही है जो एक तर्क को सशक्त बनाएगा या असशक्त बनाएगा। उसी में अब हम आगे कैसे जानेंगे कि कौन सा तर्क सशक्त है, कौन सा असशक्त है? क्योंकि ये तो हमने कह दिया चलिए बहुमत, पर बहुमत तो ऐसा है कि आजकल तो मिलावट भी हो जाती है। तो बस अगर हम बात वहीं देखें तो बहुमत की गिनती भी हो, दूसरा आम तौर पे अपनाया भी जा सके, और तीसरा सही या गलत की जांच भी ना बनानी हो। तो कैसे और अच्छी तरीके से हम जांच लें कि कौन सा तर्क सशक्त है, कौन सा तर्क असशक्त है? तो सशक्त अगर है तो वो इन तीन स्थितियों में होगा। कौन? तर्क। अगर तर्क हमारा सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य मतलब चांद, सूरज, सितारे, पृथ्वी की अगर हम बात करें जो है, तो सार्वभौमिक सत्य अगर है तो वो तर्क कभी भी सशक्त ही माना जाएगा। विश्लेषण किया हुआ सत्य मतलब हमने कहीं ना कहीं कंडीशंस को एनालाइज किया, हमने विश्लेषण किया, चीजों को समझा और समझकर फिर ये निष्कर्ष निकाला कि ये तर्क है। तो बस विश्लेषण किया हुआ सत्य भी हमारा अगर ये तर्क में देखने को मिलता है तो वो सशक्त होगा। अनुभव आधारित, ग्रेट लीडर्स की बात कर लें या किसी के भी, आपके हमारे अनुभव पे अगर आधारित है। चलिए मान लीजिए हमने कहा हम उस रास्ते जा रहे थे और वहां एक गड्ढा, एक खाई हमने सामने अपने देखी, तो अब अनुभव आधारित इसी बात पे जो भी तर्क निकल के आएंगे, क्या दूसरे इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या समर्थन नहीं देंगे? बिल्कुल इस बात पे समर्थन, सहमति निकल के आएगी कि उस रास्ते पे अब जाना ही नहीं है। तो अनुभव आधारित तर्क भी जब देखे जाएंगे तो वो आपके सशक्त ही माने जाएंगे। लेकिन अगर तर्क अस्पष्ट हो, विचार हो, साधारण जानकारी हो, काल्पनिक हो या भविष्यक हो, तो फिर ऐसे सारे तर्क हमारे असशक्त माने जाएंगे या असशक्त कहलाएंगे। एक एक करके बात करें। अगर अस्पष्ट, अस्पष्ट खुद में ही बता रहा है कि उसमें स्पष्टता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो अस्पष्ट, ऐसे तर्क असशक्त रहेंगे।
विचार की अगर हम बात करें तो जी हाँ, विचार पे हमारा पर्सनल कॉपीराइट होता है। मतलब हमने ये कहा कि ये हमारा विचार है, ये मेरा विचार है, ये सिर्फ मुझसे जुड़ा है। तो ये कहाँ से बहुमत की बात करवाता है? साधारण जानकारी की बात करें तो बिल्कुल साधारण जानकारी, आम सूचना कुछ भी है तो असशक्त ही तो होगा। काल्पनिक की अगर हम बात करें, हम सोच रहे हैं बैठ के, कल्पनाएं बना रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, तो क्या ये काल्पनिक तर्क ठोस है? नहीं है। तो ऐसा तर्क भी असशक्त ही कहलाएगा। भविष्य की अगर हम बात करें, भविष्य मतलब भविष्य की ओर बताने वाला, भविष्य दर्शाने वाला, पर हम हैं तो अभी आज की बात कर रहे हैं, और जब हम आज की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो भविष्य दिखाता हुआ ऐसा कोई भी तर्क कैसे सशक्त माना जा सकता है? तो कोई भी तर्क अगर अस्पष्ट है, विचार है, साधारण जानकारी है, काल्पनिक है या भविष्यक है, तो ये सारे तर्क आपके असशक्त ही माने जाएंगे, कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम मानक विकल्प नीति की बात करें, जी हाँ, क्योंकि आज के इस सेशन में हम उन प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं जहां से आपको ये ध्यान हो जाए, ये ज्ञात हो जाए कि कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को हल करने के तरीके क्या होते हैं। इनको आप सीखेंगे तब तो आगे एग्जाम में, परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो जरा इस मानक विकल्प नीति पे नजर डालिए, जिसपे दिया हुआ है केवल पहला तर्क सशक्त, केवल दूसरा तर्क सशक्त है, तीसरे में दिया है या तो पहला या तो दूसरा तर्क सशक्त है, चौथे में दिया है ना तो पहला ना तो दूसरा तर्क सशक्त है, और पांचवें में दिया है दोनों पहला और दूसरा तर्क सशक्त है। तो जरा यहां देखें, पांचों विकल्प में आप पहले, दूसरे और चौथे पे तो आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर केवल पहला तर्क ही सशक्त है तो बस हमने विकल्प पहला ही तो चुनना है। दूसरे की बात करें तो केवल दूसरा, तो दूसरा आ गया। चौथे की बात करें तो दोनों ही नहीं है, तो बस यहां पे एक अब प्रॉब्लम या कठिनाई हमें निकल के आएगी विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 5 में, जहां हमें यह देखना है कि या तो या दोनों कैसे और कहां से चुने जाए, कैसे उनको यूज किया जाए प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए अब आगे यही देखेंगे हम कि विकल्प 3 को हम कैसे चुने। विकल्प 3 को चुनने का तरीका सीधा है कि जब भी मुद्दा, भूलिएगा मत, क्योंकि यहां जो स्टेटमेंट्स, कथन प्रयोग हो रहे हैं वो एक मुद्दा है। मुद्दा है तभी तो आपके तर्क हैं, मुद्दा नहीं होता तो तर्क कहां से आते। तो बस जब मुद्दा पारिवारिक या सरकार और जनता के मध्य के रिश्तों पर आधारित हो तो हम विकल्प नंबर 3 लगाएंगे, या वाली स्थिति। सीधा एक उदाहरण से अगर समझें, मान लीजिए हमारे घर में किसी ने हमसे कहा अपना कमरा खाली करके हॉल में या बाहर लिविंग एरिया में शिफ्ट हो जाए, तो क्या हम नहीं होंगे? दोनों बातें होंगी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पर इस होने और ना होने में क्या हमारे आत्मसम्मान पे आत्मघाती हमला होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक आपसी समझ की बात है, तो ये पारिवारिक मुद्दा बहुत दिनों तक कलह और क्लेश नहीं बनाता। वही चीज सरकार और जनता में होती है। सरकार ने कोई बिल पास किया, कोई बिल आपके सामने रखा, कोई रूल्स, कोई लॉस, कोई पॉलिसी निकाली, जनता अपनाएगी नहीं अपनाएगी। पर अगर इन दोनों बातों में क्या सरकार और जनता के बीच जनरली आम तौर पर कुछ ऐसा मतभेद होता है कि नहीं, हम ना सरकार की बात मानेंगे ना सरकार हमारी बात मानेगी? बिल्कुल। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मुद्दा पारिवारिक या सरकार और जनता के मध्य रिश्तों पर आधारित हो तब विकल्प नंबर 3, क्योंकि हमारे लिए हाँ भी और ना भी दोनों जरूरी हैं, तो बस हम विकल्प नंबर 3 चुनेंगे। विकल्प नंबर 5, यहां पे भी दोनों चुने जाएंगे, पर मुद्दा यहां पे ऐसा होगा जो सामाजिक या विवादित परिस्थितियों पर आधारित हो। अब सामाजिक, समाज में जुड़े ऐसे तथ्य जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, समाज, कल्चर, हमारे रिलीजन, ऐसी सोसाइटी से जुड़ी हुई बातें, उन पे आपको हाँ और ना दोनों साथ लेके चलने। क्योंकि जब बातें हाँ और ना में आती हैं तो हाँ वाले भी अपनी जगह पे सही होते हैं और ना वाले भी अपनी जगह पे सही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, आपसी समझ नहीं होती,
पर होते तो दोनों सही हैं अपनी जगह पे। तो बस ऐसी जगह जहां पे मुद्दा सामाजिक हो, विवादित परिस्थिति, अब विवादास्पद स्थिति है, विवादास्पद स्थिति है, मान लीजिए कोई एक अचानक से रूल ला दिया गया, कंपनीज में होता है, या ये बोले कहीं पे भी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कर्मचारियों के लिए, तो क्या कंपनी, वो संगठन अपनी जगह गलत है? नहीं, कर्मचारी भी अपनी जगह गलत नहीं है, दोनों बातें साथ लेके आएंगी, पर विवादास्पद स्थिति तो है। तो यहां पे हम आपसी समझ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और ऐसे कथन में हम विकल्प नंबर 5, जहां हम बोलते हैं हाँ भाई दोनों, पहला दूसरा हाँ भी सही और ना भी सही। तो जब आपसी समझ की बात होगी विकल्प नंबर 3, और आपसी समझ नहीं होगी, वहां पे एक खंडन हो रहा होगा, तो बस वहां विकल्प नंबर 5 की बात होगी। अब आगे कुछ उदाहरण से आपको समझाएंगे यहाँ पे कि कैसे इन 5 मानक स्थितियों को हम इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं, और इनको समझ के आप उन प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे जो प्रश्न एक्चुअली आपसे डिमांड करते हैं कि अब आप बताइए कौन सा तर्क इसको सशक्त बना रहा है, कौन सा असशक्त। पर शुरुआत तो हमें बिल्कुल नीचे से करनी है, तो इसीलिए आज के सेशन में हम इन 5 मानक स्थिति पे आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इनका प्रयोग आप करें। कथन अगर हमारा पहला है उदाहरण में कि क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बच्चे तो इस बात को सुन के खुश, 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, पर अगर इसके तर्कों की बात की जाए तो हाँ भी लगता है, नहीं भी लगता है। अब देखें, अगर यहाँ पे पहला दिया हुआ है नहीं, छात्रों को अल्पायु से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। अब छात्रों को अल्पायु से परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, क्या ये बहुमत प्राप्त नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो छात्रों के खिलाफ हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो। यहाँ एक बात है कि छात्रों को अल्पायु से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, तब तो कहीं जाके। अब आपकी अगर हम बात करें, एग्जाम देने आप एकदम से पहुंच जाएं तो गड़बड़ है। इसीलिए ये जो पहला वाला तर्क है ये बहुमत प्राप्त, ये इसको हम सशक्त मान सकते हैं। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो हाँ, इससे छात्रों को पार्श्वतः सोचने और अपने रचनात्मक शौक पूरे करने में मदद मिलेगी। तो आप ये बताइए कि आपको अपनी हॉबी, अपनी रचनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अगर एम से हटा दिया जाए, सही है? नहीं है। तो इसीलिए ये जो दूसरा हाँ लगा हुआ भी है सकारात्मक है, पर फिर भी ये असशक्त है क्योंकि इसको बहुमत प्राप्त नहीं होगा। तो इस उदाहरण में हमारा जो उत्तर विकल्प बन के आएगा वो आएगा पहला, कि नहीं, छात्रों को अल्पायु से ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। चलिए आगे देखें दूसरा उदाहरण। क्या भारत में उच्च अध्ययन की संस्था जैसे कि आईआईटी और आईआईएम को सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त करा देना चाहिए? तो भारत में जो भी हमारी उच्च अध्ययन की संस्थाएं हैं, आईआईटी हो गई, आईआईएम हो गई, क्या इनको सरकार के संगठन से अलग, नियंत्रण से अलग कर देना चाहिए? कुछ लोगों को लगेगा हाँ, क्योंकि कहीं एडमिशन्स की भी बात आ जाती है। पर आप देखिए क्या कर देना चाहिए, हाँ के साथ ना भी तो निकल के आएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे तर्क क्या दिए हुए हैं। हाँ, विकसित देशों में ऐसी संस्थाएं गैर सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। अब यहां पे ये बताइए, ठीक है बात सही, पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात है, कहीं ना कहीं एक वो बात है कि हम खुद को कहीं ना कहीं उनसे एक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी स्थिति परिस्थिति को दूसरों से एक मैचअप कराने की बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या ये सही सशक्त माना जाएगा? नहीं। वहीं अगर हम दूसरा देखें, नकारात्मक है, पर देखिए क्या दिया है, सरकार को राष्ट्रहित के लिए ऐसी संस्था के कार्यों को निगमित करने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि सरकार को राष्ट्रहित के लिए ऐसी संस्था के कार्यों को निगमित करने की जरूरत नहीं है। अब यहां लिखा क्या है वो कुछ समझ आ रहा है, सरकार की बात आ गई, राष्ट्रहित की बात आ गई, ऐसी संस्था के कार्यों को निगमित करने की जरूरत नहीं है, पर जरूरत तो है। तो इसीलिए यहाँ पे ये तर्क भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि सरकार को राष्ट्रहित के लिए ऐसी संस्था के कार्यों को निगमित, रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हमारी मानक स्थिति से चुन के आएगा ऑप्शन 4, विकल्प 4, कि दोनों ही तर्क हमारे असशक्त हैं। बढ़े आगे।
क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों की तुलना में बेहतर है? तो बिल्कुल, कुछ लोग बोलेंगे हाँ है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। दोनों बातें आती हैं यहाँ पे। एकल परिवार, अब एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखी जा सकती है कि पारिवारिक मुद्दे पे हम आए हैं तो कहीं ना कहीं विकल्प नंबर 3 की ओर रास्ता जा रहा है। बिल्कुल, तो क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों की तुलना में बेहतर है? तो तर्क पे अगर हम नजर डालें तो नहीं। संयुक्त परिवार परिवार की सुरक्षा निश्चित करते हैं और काम के बोझ को भी कम करते हैं। क्या ये सशक्त है या असशक्त है? ये बिल्कुल सशक्त है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि संयुक्त परिवार परिवार की सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं हमने जो सिक्योरिटी की बात की, बिल्कुल ये बहुमत या हम ये बोलें कि हमारे समर्थन के साथ आगे जाएगी और काम के बोझ को भी कम करते हैं। तो ये तो आज की आवश्यकता है कि कोई हमारा काम बांट ले, तो बस पहला सशक्त है। हाँ, एकल परिवार अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। अब अगर यहां बोले कि हाँ एकल परिवार अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज के समय की एक डिमांड ये भी है कि हमें कहीं ना कहीं एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो ये बात भी कहीं ना कहीं समर्थन में जाएगी। अब नहीं भी समर्थन में जा रहा है, हाँ भी समर्थन में जा रहा है, तो क्या इस नहीं और हाँ से एक दूसरे के बीच में आत्मसम्मान के हानि होने का कहीं ना कहीं सूचक मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे आपका कहीं भी आत्मसम्मान आहत नहीं होता। आपसी समझ दोनों जगह होती है, क्योंकि आप सोचिए लोग साथ में रहते हैं संयुक्त परिवार में, आपसी समझ से रहते हैं। लोग अलग होते हैं, एकल परिवार में रहना शुरू करते हैं, तो ये भी तो आपसी समझ से ही करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली हर तौर पे हमें आपसी समझ मिल रही है। तो इसीलिए हमारा पहला और दूसरा दोनों सशक्त होने के साथ विकल्प नंबर 3 की तरफ ले जाएगा कि या तो पहला या तो दूसरा, दोनों को हम मान सकते हैं बारी बारी से। अगले में देखें, क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? विवादास्पद स्थिति इसको हम कह सकते हैं कि भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए। बिल्कुल, 2 भी होने चाहिए, 4 भी होने चाहिए, अपने अपने कहने की बात है। पर चलिए तर्क देखें इसमें क्या है। हाँ, कई विकसित देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल है। अब फिर वही बात आ गई कि हमें दूसरों से कंपैरिजन करके तर्क को सशक्त करना है क्या? तो इसीलिए ये पहला वाला असशक्त डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो नहीं, भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों के चुनाव में परिपक्व नहीं है। अब जरा यहां ध्यान दें, गौर दें कि भारतीय मतदाता मतलब आप अपनी भी तो बात कर रहे हैं। तो हम दूसरे पे दोषारोपण कर सकते हैं, दूसरे की कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन क्या खुद की निकाल सकते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि हम असमर्थ हैं 2 लोगों के बीच में चुनने में? तो इसीलिए दूसरा तर्क भी असशक्त डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला और दूसरा दोनों ही हमारे किसी काम का नहीं है। तो बस आपका विकल्प नंबर 4 लगेगा यहाँ पे कि पहला और दूसरा दोनों ही तर्क सशक्त नहीं है। वहीं अगर हम देखें आखिरी उदाहरण हमारा आज का कि क्या कार्यस्थल पर सेलफोन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कार्यस्थल पर सेलफोन पे प्रतिबंध। अब देखिए अगेन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगे थॉट में, अगेन यहाँ सोच ऐसी निकल के आएगी लोगों की जो सपोर्ट समर्थन में भी होगी, जो नहीं भी समर्थन में होगी। तो तर्क देखें क्या है। हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये कार्य की पूर्ति में प्रतिबंध डालता है। बिल्कुल, अगर हम कार्य की बात करें, कार्य के समाप्ति की बात करें, समय के उसमें उपयोग की बात करें, या कार्य में जो हमारा एक विघ्न डलता है इस सेलफोन के होने से, एक हाथ में फोन रखा है दूसरे तरफ हमारा काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसा कार्य की पूर्ति में प्रतिबंध डाल रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए, सशक्त है। नहीं, आज सेलफोन आवश्यक उपकरणों में आ चुका है तथा इसके प्रतिबंधित होने से कार्य प्रभावित होता है। तो ये बात भी तो सही है, समर्थन में जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलफोन से कई सारे काम होते हैं। मोबाइल फोन अगर हमारे पास ना हो तो हमारा ऑफिस का काम भी कई बार रुक जाता है। तो ये दोनों विवादास्पद स्थिति में आते हैं। और विवादास्पद स्थिति, आपसी समझ, क्योंकि कार्य की हानि करते हुए हम मोबाइल फोन अलाउ करें,
या आवश्यकता जानते हुए भी हम उस पे बैन लगाएं, तो ये आपसी समझ के तहत नहीं आता। और इसीलिए दोनों सशक्त होने पर भी अब विकल्प तो लगाना है, तो इसीलिए यहाँ लग के आएगा, निकल के आएगा हमारी मानक स्थिति विकल्प 5, जहां हम ये बोलेंगे कि पहला और दूसरा दोनों ही हमारे सशक्त हैं। तो ये कुछ 4-5 उदाहरण आज हमने आपके सामने लिए कथन और तर्क या स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि प्रश्नों को हल करने के लिए एक मानसिक स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए। आगे के सेशंस में हम कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस सब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपकी क्रिटिकल क्वेश्चन जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, जहां पूर्व धारणा, तर्क संगत, या फिर आप बोले उस पर कार्यवाही करवाना, उसका क्या कारण था, क्या प्रभाव था, कैसे उस पर पड़ रहा है, क्या उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, कमेंट करके सजेस्ट कीजिए हमें, क्योंकि आपके सजेशंस और कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे और बेहतर करने के लिए। शेयर करना मत भूलिएगा हमारा वीडियो, क्योंकि वीडियो आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों की भी सहायता कर पाएंगे उनकी एग्जाम प्रिपरेशन में। महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आज हम यहीं विदा लेते हैं, कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। Do like us, Comment on our video. and subscribe our YouTube channel mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success.